Hello dear students, this is Nikhil and you are watching Shri Ram online classes। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट एपिसोड था वो रेट लॉ वेग नियम पे था। चलिए लास्ट क्लास को थोड़ा सा रीकैप करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। हम हमारे आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा रीकैप कर देता हूं मैं कि रेट लॉ क्या था और क्या सीन था। देखिएगा, हमने पढ़ा था कि गुलबर्ग और वागे है, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम मास एक्शन लॉ कह रहे थे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम उसको हम कह रहे थे। और वो कहता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट, किसी भी अभिक्रिया की दर है, वो रिएक्टेंट अभिकारकों की कंसंट्रेशन सांद्रता के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल समानुपाती होती है। और इन कंसंट्रेशन पे, इन सांद्रताओं पे आपको एक पावर लगानी होती है और वो पावर है वो जस्ट इक्वल होती है किसके? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, जो आगे स्टोइकियोमेट्री गुणांक लगे हैं उनके बराबर ये पावर होती है। यहां से मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको आप के कह देते हैं। तो जो मास एक्शन लॉ था, जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम था, वो कहता है कि सिर्फ आप इस रिएक्शन को देखो और इस रिएक्शन को देख के आप उसका रेट लिख दो, है ना। रेट लिखने का तरीका क्या है? कंसंट्रेशन लिखो और उसके ऊपर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, वो चिपका दो, आपका काम हो गया। लेकिन कुछ रिएक्शंस में देखा गया, प्रैक्टिकली ये देखा गया, जैसे हमने पीछे भी देखा था कि अगर हम इस रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन है, इस रिएक्शन का रेट है, वो एक्सपेरिमेंट करके लिखें तो एक्सपेरिमेंट करके मेरे पास रेट है वो कुछ इस तरह का आया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सपेरिमेंटली मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया, ए को डबल किया था तो रेट डबल हो गया था, है ना, और बी को डबल किया था तो रेट 2 टाइम्स हो गया था। तो वहां पावर आई थी 1 और बी की पावर आई थी 2। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो हम रेट एक्सपेरिमेंटली लिख रहे हैं, ये गुलबर्ग और वागे के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। और इसी चीज को हम जब एक्सपेरिमेंटली एक्सप्रेस करते हैं तो इसी चीज को, इस एक्सप्रेस करने के तरीके को ही हम क्या कह रहे थे? इस तरीके को ही रेट लॉ या वेग नियम, इसी को हम हिंदी में कहते हैं वेग नियम कह रहे थे। तो वेग नियम या रेट लॉ कुछ नहीं है, किसी भी रिएक्शन का, किसी भी इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटली आप क्या करते हो? रेट एक्सप्रेस करते हो और रेट एक्सप्रेस करके जो इक्वेशन लिख देते हो ना, उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? रेट लॉ या हिंदी में वेग नियम कहते हैं, है ना। यहां जो पावर थी वो पावर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट थे, यहां जो पावर थी वो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट थे। लेकिन यहां जो पावर आपको नजर आ रही है, ये पावर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे पिछले वीडियो में आपने रेट एक्सप्रेशन का जनरल जो इक्वेशन देखा था वो ये था, ए की पावर बी था और बी की पावर क्या था? क्यू था। तो मैंने आपको बता दिया था, के था, उसको आपने कहा था, नाम दिया था रेट कांस्टेंट, हिंदी में रेट कांस्टेंट को कहेंगे दर नियतांक, या एक और नाम दिया था वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग, कांस्टेंट को कहते हैं नियतांक। तो वेग नियतांक या कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट, रिएक्शन को कहते हैं अभिक्रिया, रेट को कहते हैं दर। विशिष्ट अभिक्रिया दर या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कह सकते हो, हिंदी में विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो के को ये कहते हैं। और पी मैंने आपको बता दिया था ऑर्डर थी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, हिंदी में कहा था ए के संदर्भ में कोटि। और क्यू था ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के संदर्भ में कोटि। कोटि क्या होती है इस पे अगले लेक्चर में बात करूंगा, नीट एंड क्लीन बात करेंगे कोटि क्या होती है। आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं इस के पे। तो सबसे पहले ये देखिए
कि रेट कांस्टेंट में और रेट लॉ में जो हम पावर लगाते हैं कंसंट्रेशन की, ये जो पावर है कंसंट्रेशन की, इनका स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ किताबें ये कहती हैं, जैसे देखेगा मेरे पास ये एक और इक्वेशन लेके चलता हूं। जैसे मैंने ये इक्वेशन ली 1b प्लस 1a प्लस 2b कन्वर्टिंग इनटू c, इसके लिए मैंने मास एक्शन लॉ से रेट लिखा a की पावर 1 और b की पावर 2, और इसी के लिए मैंने रेट लॉ लिखा। रेट लॉ कैसे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके, और वो भी आया सेम एज इज इट, सेम ऐसा ही आया, कोई इशू नहीं है, कोई चेंज नहीं आया। तो हम ये कहते हैं कि यहां जो पावर होती है उनका स्टोइकियोमेट्री से वास्तव में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ किताबों में ये लिखा आता है कि ये जो पावर है वो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से मैच खा सकती हैं, स्टोइकियोमेट्री के बराबर भी हो सकती हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं, यहां जो पावर आई है वो रेट लॉ, वेग नियम में रेट लॉ में ये जो पावर आई है वो किसके बराबर आ रही है, वो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर भी आ रही हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है कि जो रेट लॉ लिखेंगे ना वो किसके समान आ जाता है, मास एक्शन लॉ, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के समान भी आ जाता है। लेकिन माइंड में ये कीप रखना है, कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये बात तरोताजा रखें कि यहां जो पावर लगाई है ना उनका स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ईश्वर की कृपा है ना, वो तो ईश्वर की कृपा है। जैसे हम पेपर में बैठते हैं, तुक्के का उत्तर से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि तुक्का सही बैठ जाता है। तो यहाँ ईश्वर की कृपा है कि ये जो पावर है ना वो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। चलिए इस रेट लॉ को एक थोड़े से एक और एग्जांपल से समझते हैं, आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन समझ में आएगा। कि मैं मान लो साइंस क्लास को पढ़ा रहा हूं, 12th साइंस में हो, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, तुम्हारा रिजल्ट आया और 90 बच्चे पास हो गए और 10 बच्चे फेल हो गए। तो अधिकतर कोचिंग इंस्टीट्यूट या अधिकतर स्कूल क्या लिखते हैं, 100% रिजल्ट। पंपलेट छापा, पंपलेट अखबार में गया, घरों में घूमा, सब पेरेंट्स समझते हैं, सब बच्चे समझते हैं कि इनकी क्लास में जितने बच्चे बैठे थे सारे के सारे क्या हो गए, पास हो गए। कोचिंग की वाहवाही, स्कूल की भी वाहवाही, मास्टरों की भी वाहवाही, है ना। उनको तो ऐसे लगा कि 100 बैठे थे और 100 के 100 ही क्या हो गए, पास हो गए। जैसा दिख रहा था, है ना, जैसा पंपलेट में दिख रहा था 100% रिजल्ट, वैसा ही दिमाग में छप रहा था, 100 के 100 पास। जैसा दिख रहा था, जैसी पावर दिख रही थी, वैसी की वैसी पावर चिपका दी। मतलब जो पंपलेट में दिखा वो किसके हिसाब से दिखा, गुलबर्ग और वागे के हिसाब से। लेकिन जब तुम क्लासरूम में बैठे थे और वो पंपलेट तुम्हारे घर में गया तो वहां लिखा था 100% रिजल्ट, तो तुम्हारे दिमाग में फटाफट आई कि भाई 100 नहीं है, लोचा है, कितना है, 90% ही है, 10% की तो गोली है, 10% का तो क्या है, लॉलीपॉप है, चूना लगा दिया है ना। वो कौन सा है, वो कौन सा है, रेट लो है, नो एक्सपेरिमेंटल है। जरा समझिएगा क्या कहने की कोशिश है। इसके लिए मैंने जो है मास एक्शन लॉ लिखा, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लिखा। तो ये कहता है कि ए के 2 मोल ने पार्टिसिपेट किया और बी के 1 मोल ने पार्टिसिपेट किया रेट ऑफ रिएक्शन में। अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसमें ए के 2 मोल और बी के 1 मोल, 2 मोल और बी के 1 मोल ने पार्टिसिपेट कर लिया किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर में। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया, है ना, यहां तो पर्चे में आया था कि 100 के 100 पेपर में बैठे और 100 के 100 ही पास हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा तो ये कह रहा है कि 2 मोल में से एक्टिव कितने हैं
50% ही है। एक्टिव कितने हैं? 50% ही है। प्रैक्टिकली 1 मोल ए ही रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर में भाग ले रहा है। पूरा 1 मोल तो सो रहा है ना। जैसे मैं बच्चों की बात करूं, पंपलेट वालों की, तो 90 ही एक्टिव हैं जो पास हुए हैं, 10 तो इनएक्टिव हैं, वो तो वापस उसी क्लास में ही बैठेंगे। तो सेम यही कहानी यहां है। 2 में से 1 मोल ही एक्सपेरिमेंटली है, वो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की रेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। 1 मोल को तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो क्या बैठा है? इनएक्टिव ही बैठा है। इसलिए यहां पावर क्या आई है? 1 आई है। तो एक्सपेरिमेंटली जब हम जो चीजें करेंगे, एक्सपेरिमेंट से अगर हम रेट लिखेंगे, तो एक्सपेरिमेंट से किया गया जो एक्सप्रेशन है, एक्सपेरिमेंट से जो समीकरण आती है अभिक्रिया के वेग की, एक्सपेरिमेंट से जो एक्सप्रेशन आता है उसको हम रेट लो कहते हैं। जबकि विदाउट एक्सपेरिमेंट देखो और चिपका दो, वो क्या है? गुलबर्ग और वागे का मास एक्शन लो है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, रेट लो आप कभी भी इक्वेशन को देख के नहीं लिख सकते। वो किसको लिख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ मास एक्शन लो को लिख सकते हो। रेट लो को लिखना है तो आपके पास प्रैक्टिकल डाटा अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, धरती पे, चांद में, तुम्हारी महबूबा के दिल में, कहीं भी चले जाना, आप रेट लो लिख नहीं पाओगे, है ना। एक्सपेरिमेंट जरूरी है। तो समझ में आया होगा कि रेट लो क्या है। ठीक है जी। चलिए मैं थोड़ा रेट लो को और इलोबरेट कर देता हूं, थोड़ा डिफाइन कर देता हूं, लिख देता हूं मैं। और क्या होता है रेट लो, तो मैं लिख देता हूं क्या होता है रेट लो, है ना। पिछला जो वीडियो आया था उस वीडियो में कोई काम नहीं करना। चलिए काम मैं आपको भेज दूंगा, चलो छोड़ो, काम मैं लिख के भेज दूंगा, बस आप समझिए। ओके चलिए देखते हैं। मैं रेट लो को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। रेट लो, हिंदी वाले कहते हैं इसको वेग नियम। पहले मैं इंग्लिश में लिखूंगा और फिर मैं हिंदी में इसको बोल दूंगा। ठीक है। तो रेट लो क्या है? रेट लो इज अ mathematical expression which denotes a rate of reaction, in terms of molar concentration, of reactants, with each concentration term rise some power, with some power which may or may not be same, as the stoichiometry coefficient, which may or may not be same as the stoichiometry coefficient। तो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है किसकी? रेट लो की। देखिएगा, इसको समझ लेंगे आप। देखिएगा मेरे पास रेट लो R बराबर क्या था? K A की पावर P एंड B की पावर Q। तो रेट लो क्या है?
एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। रेट लॉ इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट मतलब जो दर्शाता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में दिखा रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जिन पे कुछ क्या लगी होती है, विद ईच कंसंट्रेशन टर्म राइज सम पावर, जिसपे कुछ पावर लगी होती है और वो पावर में और मे नॉट बी सेम, या तो बराबर हो सकती है या बराबर नहीं भी होती। और किसके बराबर नहीं होती, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के। थोड़ा एक चीज और ऐड कर सकते हैं, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, ये भी एक वर्ड ऐड कर लीजिए। तो देखिएगा हमने अभी देखा था कि कभी कभी तो पावर है वो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के बराबर ही आ जाती है जब तुक्का लगता है, और अदरवाइज ये पावर है वो बराबर नहीं आ पाती हैं। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेट लॉ। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले जरा सुने कि रेट लॉ वेग नियम क्या है, अभिक्रिया की दर। हिंदी वाले सुनेंगे अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाला एक व्यंजक है। अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाला एक व्यंजक है। जबकि अब किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक सांद्रता पद के ऊपर कुछ घातें उपस्थित हों और वो घातें रस समीकरण मिति गुणांक के या तो समान हो सकती हैं या समान नहीं हो सकती, इसी व्यंजक को क्या कहते हैं, रेट लॉ, वेग नियम कहते हैं। दोबारा सुन ले, वेग नियम क्या है, अभिक्रिया की दर व अभिकारकों की सांद्रता के मध्य एक संबंध स्थापित करने वाला व्यंजक है। जबकि अभिकारकों की सांद्रता के प्रत्येक पद पर कुछ घातें उपस्थित होती हैं और वो घातें रस समीकरण मितीय गुणांक के या तो समान हो सकती हैं या समान नहीं हो सकती हैं। इसी व्यंजक को हम क्या कहते हैं, वेग नियम, रेट लॉ कहते हैं। ये रेट लॉ की पूरी कंप्लीट कहानी मैंने आपको बता दी। बात हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो रहने वाला है ये के। इस के की बात करते हैं। के है रेट कांस्टेंट, है ना, वेग नियतांक या दर नियतांक, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, है ना, ये इसको हम कह देते हैं। तो इसके बारे में देख रहे हैं हम कि क्या होता है। तो आपको पता ही है, हम जब रेट लॉ लिखते हैं R बराबर के, A की पावर P और B की पावर Q, तो यहां जो प्रोपोर्शनल साइन हटाया था उस प्रोपोर्शनल साइन की जगह हमने जो कांस्टेंट लगाया है वो कौन है, K है। तो K क्या है, पहली बात हमारे दिमाग में आती है, K क्या है, इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी साइन या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी सॉरी साइन नहीं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हमने यहां से जब प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो यहां एक कांस्टेंट लगा दिया जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो के समझ में आ गया कि हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। चलिए के की यूनिट के बारे में बात करते हैं, है ना। चलो पिछले लेक्चर पर देखिए मैंने आपको P प्लस Q इसको कहा था ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, हिंदी में कहा था अभिक्रिया की कोटि
और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन से। अभिक्रिया की कोटि इसको रिप्रेजेंट करूंगा एन से। दोबारा सुनिए, हिंदी मीडियम वालों को समस्या हो गई होगी। के क्या है? दर नियतांक, या इसको कहते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। के क्या है? यहां से मैंने समानुपाती प्रोपोर्शनल साइन हटाया है, उसकी जगह एक कांस्टेंट, एक नियतांक लगा दिया है। उस नियतांक को ही क्या कहते हैं? हम के कहते हैं। अब हम के की यूनिट के ऊपर बात करने वाले हैं। के की यूनिट क्या होती है उस पर मैं बात करने वाला हूं। चलिए, तो के की, चलो पहले के को डिफाइन कर लेते हैं कि के को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्यों कहते हैं। तो एक कंडीशन है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है, मेरे पास जो रिएक्टेंट है, मेरे पास जो अभिकारक है, इसकी सांद्रता, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। जितने भी आपके पास रिएक्टेंट हैं उन सबकी सांद्रता, उन सबकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। और 1 मोल पर लीटर को हिंदी में इकाई सांद्रता और इंग्लिश में यूनिटी कंसंट्रेशन कहते हैं। हिंदी में इकाई सांद्रता और इंग्लिश में यूनिटी कंसंट्रेशन कहते हैं। तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इंग्लिश में बोल रहा हूं पहले मैं। इन rate law when concentration of each reactant is unity, तो यहां एक रख दूं, है ना। When in the rate law concentration of each reactant, अगर आप यहाँ एक रख दें तो एक की पावर कितनी भी रखो एक ही होगा, और यहां भी एक रख दूं तो एक की पावर कितनी भी कर लो एक ही होगा। तो R किसके बराबर हो जाएगा? K के बराबर हो जाएगा। तो इन रेट लॉ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, the rate of reaction is equal to the rate constant, and this is known as specific reaction rate. At this condition, the value of rate of reaction is called specific reaction rate. दोबारा सुन लीजिए। In rate law, when the concentration of each reactant is unity का मतलब concentration होनी चाहिए 1 mole per liter. When the concentration of each reactant is unity, then आप देखेंगे यहाँ से 1 ये तो 1 ही हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? Then the rate of reaction is equals to the rate constant, and this condition is known as specific reaction rate, because I applied a specific condition. And what is the specific condition? The specific condition is that the concentration is unity. अब हिंदी वाले सुनेंगे, हिंदी वाले क्या कहेंगे? विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है कि वेग नियम में, ये आपका वेग नियम है, वेग नियम में प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता, इकाई सांद्रता रख दें, इकाई मतलब 1 मोल प्रति लीटर, प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई सांद्रता हो जाए तो उस क्षण अभिक्रिया का वेग ही दर नियतांक के बराबर हो जाता है। और इस समय जो दर नियतांक की वैल्यू होती है उसी को विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, क्योंकि मैंने एक विशिष्ट कंडीशन लगा दी है, और वो विशिष्ट कंडीशन क्या है? इकाई सांद्रता। ठीक है जी। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम इस के यूनिट की, है ना। तो मूव टू बैक या कम टू द मेन टॉपिक जो मैं बता रहा था, उस पे आ जाते हैं। देखिएगा, मैंने ये आपको रेट लॉ लिखना लास्ट लेक्चर में सिखा दिया है, और P प्लस Q इसको कहा था ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या होती है अगले एपिसोड में देखेंगे। हिंदी वाले कहेंगे अभिक्रिया की कोटि।
तो मैं P प्लस क्यू को किससे एक्सप्रेस करूंगा, किससे लिखूंगा, N से लिखूंगा। चलिए मेरे पास मान लेते हैं, मेरे पास ये कोई एक रिएक्शन है A कन्वर्टिंग इनटू B। तो इसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे पता चला कि इस रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और इस पे कुछ पावर है N, है ना। मैंने दो नहीं लिए, P और Q नहीं लिए, एक ही ले लिया और उस एक को सीधा क्या मान लिया, N मान लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि मान लिया। R बराबर ये समानुपाती डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा, जानते ही हो कांस्टेंट क्या है, K होता है ना। तो R है अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, K है रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक, दर नियतांक, A की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि। बाद में बात करते हैं क्या होती है अभिक्रिया की कोटि, मैं सिर्फ इसकी यूनिट की बात करूंगा। तो आप यहां से K बराबर देखोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा हो जाएगा, तो R बटा ये आ जाएगा आपके पास, ये सुनो। आप जानते हैं R का यूनिट, R का मात्रक क्या होता है, R अभिक्रिया की दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है और यूनिट आप सब जानते हो मोल पर लीटर होता है, नीचे है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारकों की सांद्रता, और सांद्रता भी क्या होती है, सॉरी पहले देखिए R रेट ऑफ रिएक्शन, R रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, मोल पर लीटर बटा में टाइम क्या होता है, सेकंड, है ना। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये R का यूनिट हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। ये अपॉन में ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ ज्ञानी है मेरे जैसे वो उनको थोड़ा नहीं आता है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लीटर का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इन विचारों की मैथ मेरी तरह कमजोरी होती है। ये है A की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ A, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और मोल पर लीटर पर लगा है कौन, N यूनिट, है ना, सॉरी N क्या है, ऑर्डर, ठीक है जी। R की यूनिट लिखी, R था अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, गर्मी बहुत है भाई, बिना पंखे के वीडियो ऐसा ही बनेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और A है कंसंट्रेशन सांद्रता मोल पर लीटर और उसके ऊपर लगा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इस पूरे को ऊपर लेके जाते हैं। तो मोल पर लीटर, पहले तो ऊपर वाले को खोल रहा हूं, इसके ऊपर पूरे के ऊपर पावर 1 है, अकेला ही है ना। सेकंड नीचे से ऊपर गया तो सेकंड हो जाएगा क्या, -1, यस और नो, यस और नो, कोई इशू नहीं है ना। इस पूरे को खोल लिया मैंने, मोल पर लीटर को अलग कर लिया, सेकंड को अलग कर लिया। अब जो इसके अपॉन में था इसको भी ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये है मोल पर लीटर और इसके पूरे के ऊपर आ जाएगा -n, प्लस का n था नीचे से ऊपर गया, माइनस का n हो जाएगा। मैथ वाले बच्चों या बायो वाले बच्चों दोनों को आपको पता होगा, बेस जब सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। इसका भी बेस मोल पर लीटर है और इसका भी बेस मोल पर लीटर है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा 1 प्लस -n, है ना। 1 में जोड़ना है, 1 में जोड़ना है -n, और बाहर तो क्या रहेगा, सेकंड इनवर्स ही रहेगा। इधर कर रहा हूं मैं, जगह नहीं बची उधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर, इसकी पावर आ जाएगी 1 - n सेकंड इनवर्स, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इन दोनों को भी अलग अलग कर लेते हैं। मोल पे पावर है कौन, 1 - n, और 1/लीटर इस पे भी पावर कौन है, 1 - n, और सेकंड पे पावर क्या है, -1। ये दोनों थोड़ा और सॉल्व करो, मोल 1 - n
लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर क्या हो जाएगा -1, और इसकी पावर है 1 माइनस एन। सेकेंड क्या रहेगा -1 ही रहेगा। ठीक, थोड़ा और सोल्व करते हैं। मोल 1 माइनस एन। अब ये माइनस वाला जो चक्कर है इसको हटा रहा हूं मैं, माइनस को बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनस ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा, n माइनस का और माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा। तो ये इस तरह लिखा जा सकता है n -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो n प्लस का हो गया, और माइनस का क्या हो गया 1, और सेकंड क्या हो गया इनवर्स। तो मेरे पास k की ये फाइनल यूनिट आ गई मोल 1 माइनस एन, लीटर n -1, सेकंड -1। ये आपके बोर्ड एग्जाम का एक क्वेश्चन है, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपको बढ़िया। इसके की जो यूनिट है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल 1 माइनस एन, लीटर n -1, सेकंड -1। मैंने तो मैथमेटिकली प्रूव किया है, अगर किसी को प्रूव नहीं करना है तो सीधा रट्टा चिपकाएं, याद रख लें मोल 1 माइनस एन, लीटर n -1, सेकंड -1, और n यहां क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है अगले एपिसोड में पता चलेगा, तब तक कीप इन योर माइंड, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। तो n क्या है अभिक्रिया की कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आपके दिमाग में ये फॉर्मूला है ना अपनी महबूबा की फोटो की तरह छप जाना चाहिए, क्योंकि 2021 में बोर्ड में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है जी, चलिए लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। जो हमारा रेट कांस्टेंट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अभिलक्षण क्या हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, हिंदी में कहेंगे दर नियतांक के अभिलक्षण। तो पहली बात क्या है, पहली बात क्या है, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हम इनकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रख दें तो R किसके बराबर हो जाता है, K के बराबर हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है ना। अभिक्रिया की जो दर है वो वेग नियतांक के बराबर हो जाती है। मतलब रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक, दर नियतांक का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर भी ज्यादा होगी, और अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा, वेग नियतांक का वैल्यू कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, कम होगी। इंग्लिश में कहूं तो लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, लार्जर द रेट ऑफ रिएक्शन, या फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, स्लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, दूसरी बात करते हैं रेट कांस्टेंट पे। तो रेट जो कांस्टेंट है, जो K है, इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है कौन, रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया का दर नियतांक, और किसी बात से इसको लेना देना नहीं है। एक नियत ताप पर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर रेट कांस्टेंट का दर नियतांक का वैल्यू एक निश्चित वैल्यू होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, इज अ कांस्टेंट वैल्यू। एक निश्चित ताप पर इसका मान नियत है। टेम्परेचर चेंज कर दोगे, ताप चेंज कर दोगे तो इसका वैल्यू भी है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर मैं बात करूं कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए भी K का वैल्यू फिक्स होता है। आप रिएक्शन चेंज कर दोगे तो हो सकता है K का वैल्यू भी क्या हो जाए,
चेंज हो जाए। तीसरी बात आप देखेंगे, तीसरी बात हम ये देख चुके हैं कि इसकी यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है, ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है। तो K है उसकी यूनिट है वो डिपेंड्स, निर्भर करती है ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि पे निर्भर करती है इसकी यूनिट, अभिक्रिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। चौथा और फाइनल पॉइंट K है वो इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने पहले ही बता दिया K सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। K इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यस और नो। क्योंकि K कब देखते हैं हम, जब इनकी कंसंट्रेशन क्या मान ले, यूनिटी मान ले, तभी K की वैल्यू देखते हैं। तो हमने कंसंट्रेशन तो फिक्स ही कर ली ना कि 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए, तभी हम K को इसके बराबर करते हैं। तो कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी वाले क्या सुनेंगे, हिंदी वाले सुनेंगे कि जो अभिक्रिया का दर नियतांक K है उसका अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया K कब निकालते हैं, जब इनकी सांद्रता क्या मान ली जाए, 1 मोल प्रति लीटर मान ली जाए। तो ज्यादा राम कहानी नहीं है। एक बात पता होना चाहिए कि 2 बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये वाली कि K का वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, और K का यूनिट है वो ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे निर्भर करता है। ऑर्डर बदल दोगे तो K का यूनिट है वो बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगला जो एपिसोड आएगा वो ऑर्डर पे आने वाला है। बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। चौथा लेसन है वो अपनी प्रोग्रेस पे है। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।